अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब देखो, जब एक नॉर्मल है, जो पैराग्राफ है 91 to 99, जैसे देखिए एक गद्यांश उसने दे दिया 91 to 99, इस पर इतने क्वेश्चन इसने बना दिए। आप देखेंगे एक गद्यांश दे रखा है 91 to 99 और फिर एक पद्यांश दे रखा है 100 to 105, यानी टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 15 क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इस पे और 9 क्वेश्चन उस पे दे दिए उसने, टोटल 15 क्वेश्चन। कोई दिक्कत यहां तक? यानी ये 15 क्वेश्चन कंटेंट बेस्ड है और 15 क्वेश्चन आपके हिंदी साइकोलॉजी के होंगे। अब साइकोलॉजी के लिए तो अलग से हम स्टडी करेंगे। सब लोगों की समस्या है कि कंटेंट वाले जो क्वेश्चन है ना, इस पे बहुत लोग फंसे हुए हैं और बहुत बार बार मुझसे भी क्वेरी आ रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं, चीजें पूछ रहे हैं लोग कि सर ये समास, छंद, रस, अलंकार, संधि एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसा हो रहा है कि हम ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, पूरी ग्रामर पढ़ रहे हैं, वो पूरी ताकत लगा रहे हैं हिंदी में। लेकिन अब मैं थोड़ा सा क्लियरिटी लाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उसी की तरफ जाना चाहता हूँ कि वो बेकार भ्रमित ना हो। पैराग्राफ देखिए, 15 की 15 क्वेश्चनों पे हम थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू करेंगे, फिर उनको समझेंगे, फिर हम कैसे उनके आंसर भी करेंगे। 15 समझ लीजिए, आज आपको 15 नंबर देने वाला हूँ हिंदी के। आपका आधा काम सिद्ध है, आधी। आप देखिए पहला क्वेश्चन, आप देखिए क्या इसमें कोई ग्रामर आई है? दूसरा क्वेश्चन देखें 92, क्या इसमें कोई ग्रामर है? तीसरा क्वेश्चन देखें, क्या ग्रामर है? चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे एक प्रत्यय। मैक्सिमम ग्रामर यदि आती है तो एक आध कोई क्वेश्चन मिलेगा, वो भी प्रत्यय का, कोई ग्रामर नहीं, वो भी सिंपल सी ग्रामर, सिंपल, जिसको आप आराम से बता देंगे, वो मैं ट्रिक बताऊंगा। 95 में कोई क्वेश्चन है क्या ग्रामर? नहीं। 96 में ग्रामर? नहीं। 97 में एक ही क्वेश्चन मिल रहा है कारक वाला, ये सब जानते हैं, इतना सा। आगे आते हैं, कोई ग्रामर 98, 99 कोई ग्रामर, 100 में, 101 में, 102 में, 103 में, 104, 105 मैक्सिमम मिले भी तो कितने क्वेश्चन? वो भी 2 क्वेश्चन, और वो भी कितने सिंपल क्वेश्चन मिले। आप मुझे बताइए, 15 क्वेश्चनों में जब ग्रामर हमें मिल ही नहीं रही, पूरे क्वेश्चनों में यदि 1 या 2 क्वेश्चन मिल रहा है और वो भी इतना इजी, तो क्या हमें पूरी ग्रामर पढ़नी चाहिए हिंदी की? बताइए, क्या इसमें कहीं संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, दुनिया भर का ये कारक पायक सब, क्या हमें पढ़ना चाहिए? आप ही प्रश्न का उत्तर दीजिए। नहीं पढ़ना चाहिए सर। पढ़ना नहीं। जब उसका वेटेज ही नहीं है, जब क्वेश्चन पेपर में ही नहीं आ रहा है, तो भाई क्यों पढ़े हम? अब फिर भी लोग पढ़ रहे हैं, यदि पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो इतना तो मैं कह सकता हूँ आपको, मैं मतलब आपके सामने मैं दिखा सकता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मत ज्यादा भागिए, मत ज्यादा बुक की तरफ उठना जाइए, मत कंटेंट में उठना जाइए, जरूरत ही नहीं है। बात आती है फिर पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी जाती, उसको समझा जाता है, उसके लिए कोई बुक नहीं है। जब कंटेंट में हमें ग्रामर पढ़नी नहीं, बाकी बचा पैराग्राफ, तो क्यों बुक पढ़ रहे हैं हम लोग? बस हम पेपर को थोड़ा समझना और पढ़ना शुरू करें तो ज्यादा बेटर है, पेपरों को पढ़ना शुरू करें तो ज्यादा बेटर है। अब शुरुआत करेंगे हम पेपरों के क्वेश्चंस को भी कैसे छांटें। तो 2-4 चीजें आएंगी ग्रामर की, उनको मैं आपको साथ साथ सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा, समझाऊंगा कि वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि 15 नंबर का जो कंटेंट है, जो हिंदी का है, जो क्वेश्चन छांटने हैं, अब उसको हम कैसे करें, इजीली कैसे करें। अब इसकी देखो, जनरली तो क्या है, लोग क्या है ट्रिक्स लगाते हैं अपनी, और वो ट्रिक क्या है सबकी कि पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। हम सब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं,
फिर आंसर, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं। ऐसा हम करते हुए चलते हैं। अब ये पेपर इतना इजी है कि इसमें बहुत सी क्वेश्चनों के आंसर तो आप पैराग्राफ नहीं भी पढ़ेंगे ना और आप क्वेश्चनों को करना शुरू कर दें तो भी कर लेंगे। मैं ये आपको 100% आश्वस्त करता हूं कि आप नहीं भी पढ़ेंगे पैराग्राफ, तब भी यदि आपने प्रश्न पढ़ करके शुरू कर दिया करना, बहुत से प्रश्नों का आंसर आप तब भी दे देंगे। लेकिन फिर भी डर रहता है कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो इसलिए जब हम बिना पैराग्राफ पढ़े भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें समय का विशेष ध्यान रखना है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं ये चीजें, क्योंकि वहां पर हमें केवल और केवल 150 क्वेश्चन करने, इतना बड़ा पेपर होता है 50-60 पेज का, वो पढ़ना भी है, सब सॉल्व भी करना है। वहां पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप 90 नहीं कर पाओगे, 90 मार्क्स का आप कर दोगे। मैं 100% कहता हूं यदि आपको समय और दे दिया जाए। समस्या वहां है डायनेमिक एग्जाम नेचर होने की वजह से। ये जो एग्जाम है ये डायनेमिक नेचर का है, यानी इसमें एक क्वेश्चन पे 1 ही मिनट मिल रही है आपको। अब क्वेश्चन के लिए आपको पूरा पढ़ना भी है, समझना भी है, फिर आंसर भी करना है आपको। तो ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं वो डायनेमिक नेचर होते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग नेचर नहीं होते। डायनेमिक नेचर एग्जाम्स में क्या है कि हमें क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्विक आंसर करना होता है, तो उसकी हमें ट्रिक भी क्विक ही चाहिए फिर। तो उसकी ट्रिक पे हम आज काम करने वाले। तो जनरली तो आप क्या करेंगे कि आप तो पूरा पैराग्राफ उठाएंगे, यहां से आपने शुरू करते हैं और आप यहां तक आते हैं, फिर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर दोबारा आप पैराग्राफ पढ़ते हैं। फिर पहले पढ़ा, फिर क्वेश्चन पढ़े, फिर दोबारा पैराग्राफ पढ़ा, तो आपने डबल टाइम लगा दिया। अब उतना तो टाइम है नहीं। और जबकि मेरा एक कहना यह भी है कि वो डायरेक्ट आंसर भी आपको मिल जाते हैं कभी कभी। मैं खुद आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। एक बार मैं बहुत बार इसको कर चुका हूं, बहुत बार मैंने इसको किया है पास। तो मैं एक बार का आपको एक थोड़ा सा अनुभव करता हूं। मेरे पास 15 मिनट बची हुई थी, मुझे पूरी लैंग्वेज करनी थी, वो भी 2 संस्कृत से भरा था मैंने उस बार। हिंदी भी करनी थी और संस्कृत भी करनी थी, मेरा अपना अनुभव है। अब 15 मिनट में 2 लैंग्वेज 60 क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? कौन सा लॉजिक है आपके पास? मैं रियलिटी में कह रहा हूं, मैंने पैराग्राफ ही नहीं पढ़े थे, मैंने बस क्वेश्चंस को देखा और आंसर लगाया। क्योंकि इतना लॉजिकल रहे, इतना रीजनिंग है इसमें, इतना लॉजिकल है कि आप क्वेश्चन को देखकर भी आंसर लगा सकते हो। तो ऐसा आपको फील आता है, क्वेश्चन को पढ़ते ही फील आने लगता है। तो एक तो ये तरीका है। तो इसलिए क्यों ना हम शुरुआत पैराग्राफ को पढ़ने की बजाय प्रश्नों को पढ़ने से कर दें। यानी मेरा ये कहना है कि हम पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, उस पर समय जाया ना करते हुए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे हमें 2 लाभ होंगे। पहला लाभ कि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ के 8 या 9 क्वेश्चन जो भी आए हुए, उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो एक तो ये लाभ है कि पहले हो सकता है फर्स्ट इंसाइट में, पहली दृष्टि में ही उसमें से हम 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चनों को आंसर लगा देंगे बिना पढ़े ही। जैसे कहीं कोई प्रत्यय या संधि या कुछ छोटा मोटा कुछ पूछा होगा, या कोई जैसे समान शब्द या भिन्न शब्द या कुछ ऐसा कुछ भी पूछा है, या एक जनरल क्वेश्चन पूछ रखा है, तो उनका हो सकता है हमारे आंसर डायरेक्ट लग जाएंगे 2-4 क्वेश्चन बिना पैराग्राफ पढ़े भी। दूसरा उसका बेनिफिट क्या होने वाला है हमें? दूसरा उसका बेनिफिट हमें यह होने वाला है कि जब हमारे 2-4-5 तो हो ही गए, फिर हमारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में सारे आ गए, फीड हो गए। अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो जैसे ही हम पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे, हमारे दिमाग में क्वेश्चन ऑलरेडी फिट है। जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसी समझी जा सकती है, ये इसने क्वेश्चन किया। इसके आंसर हमने पढ़े, देखे, तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसी समझी जा सकती है। शिक्षा को पृथक रूप से देखा जाए, जब शिक्षा को धर्म से जोड़कर देखा जाए, जब शिक्षा को संस्कृति से अलग करके देखा जाए,
जब सत्ता को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए तो आपको देखने में बिना पैराग्राफ पढ़े क्या लग रहा है आंसर? चौथा, फोर्थ, तो संस्कृति को जोड़कर देखा जाए। अब सोचो, क्या पैराग्राफ पढ़ा तुमने? नहीं सर। मैं वही में कहना चाहता हूँ। तो एक फील आना शुरू होता है, पहले आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इसलिए मैं आपको कंसर्न कर रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। थोड़ी कहीं यदि कमी रह भी जाएगी उस फील को और मतलब परफेक्ट करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए पैराग्राफ पढ़ लेंगे थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए। लेकिन फील में तो आ गया ना हमारा आंसर, दैट मे बी पॉसिबल। हमने टिक कर लिया या कुछ लगा लिया छोटा मोटा आंसर, उसको फिर आप बाद में देख भी लेंगे, ठीक है। ऐसे जो दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, यदि हम इनमें से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है? आदान प्रदान। आदान प्रदान सर, आदान प्रदान। हाँ। आदान प्रदान। देखो अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे ना हम लोग, वैसे देख रहे हैं। मौलिक परंपरा, प्रचलित रीति, सांस्कृतिक कर्म, मतलब बिना पैराग्राफ पढ़े। अभी बात वही हो रही है जो मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हम लोगों की नेचर क्या है, जाते पैराग्राफ पे जुड़ जाएंगे। बस अब तो पैराग्राफ पढ़ो भाई, और जब क्वेश्चनों के आंसर करेंगे हम लोग। भाई हमारे पास तो यही ट्रिक है, यही तो सीखते आए हम लोग, उल्टा चलेंगे। बस अनुसार कौन सा वाक्य सही है? संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। संस्कृति सामाजिक, सामाजिक, हाँ। ये सामाजिक है। सामाजिक में एक लगा है। देखो, संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। मुख्य विशेषता उसका एकाकीपन है। एकाकीपन तो वर्ड ही नेगेटिव है, अकेलापन दिखा रहा है, जबकि संस्कृति समाहित होती है। इसलिए अभी हम इस पर टिक नहीं करेंगे। किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता, ये भी नेगेटिव सेंस है। संस्कृति में गतिशीलता का अभाव है। ठीक है। देखिए अभी तो कुछ भी नहीं करा हमने, तो पढ़ा भी नहीं है अभी, तो सोचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम देखेंगे और पैराग्राफ कहाँ तक हमें फिट करेगा, कितना जज करेगा हमें। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सामाजिक। सामाजिक संबंधित में तो होगा नहीं। सामाजिक। अब ये ऑब्वियसली दिख रहा है। अब बताओ इसके लिए भी क्या मैं ग्रामर पढ़ूं? क्या पढ़ूं? कोई जरूरत है क्या? क्वेश्चन ही नहीं है ऐसे जो ग्रामर पढ़ूं या बुक पढ़ूं या दुनिया भर की बुकों का बोझा उठाऊं। कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है। इस वाक्य से आशय है संस्कृति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती। देश काल के सापेक्ष की बात कर रहा है तो प्रभावित तो हो रही है, ये तो गलत बात कर रहा है। संस्कृति और देश में घनिष्ठ संबंध है, हाँ ये हम कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि देश काल के सापेक्ष हो रही है, बता रहा है। संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। मेदी करेंगे, अंतर करती है। अंतर वाली बात तो नहीं हुई, तो पहला और चौथा तो गलत ही हो गया है सर। तीसरा लग रहा है। हाँ तो अभी देखेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, वो हमें मिल जाएगा आंसर। कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बट अभी तो बिना उसके कर रहे हैं हम लोग। हमें अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, हम वैसे ही मार रहे हैं, देख लीजिए। और देखना क्या फिट निकलेंगे सब चीजें। प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। शिक्षा। परंपराओं के औचित्य के बारे में, संस्कृति पे आधारित लेख है मोस्टली हमारा। तो प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? शिक्षा। धर्म, शिक्षा, पुस्तकें, पर्यावरण। देखिए अब ये एक ऐसा प्रश्न हो गया जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आसानी से जवाब हम नहीं दे पाएंगे बिना पैराग्राफ पढ़े, क्योंकि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन जब आप जल्दबाजी में हो, जब आपका पेपर छूटने वाला हो, तो उस समय पे आप उसको टिक कर सकते हैं बिना पढ़े भी, आपको जो बेस्ट वन लग रहा है। बट ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? धर्म से, शिक्षा से, पुस्तकों से, पर्यावरण से। तो पर्यावरण तो है ही नहीं, पुस्तकें और शिक्षा और धर्म, तो तीनों में से भी हो सकता है। तो ये तो वो ही पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ। मैंने कहा ना, शिक्षा और जो कि हमें पैराग्राफ से ही क्लियर होगा। मैम परंपराएं धर्म से भी पता चलती है, पुस्तकों से भी पता चल सकती है, तो ये पैराग्राफ से क्लियर होगा ये क्वेश्चन तो। हाँ मैंने कहा कि मैंने क्या कहा था, अभी 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते जो डायरेक्ट आप आंसर दे देंगे, लेकिन 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पैराग्राफ पर बेस्ड हो जाएंगे। मैं पहले ही मैंने उस बात को दोहरा दिया।
निरुक्त में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? देख रहे हैं? कुछ बताओ इसकी क्या पैराग्राफ पढ़ूं मैं और क्या ग्रामर पढ़ूं? शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, क्योंकि शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है। अब देखो यहाँ शिक्षा पे बात आ गई, तो कहीं ना कहीं हमें जो पहले जो क्वेश्चन हो रहा था उसका भी आंसर कुछ मिलता दिख रहा है, जो अभी हम छोड़ के आए हैं कि पारंपरिक परंपराओं के अस्तित्व के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन दे रहा है। इसका मतलब शिक्षा की बात हो रही है, तो कुछ हम सही पहुंच रहे हैं शिक्षा पे, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। देखो आंसर में आंसर छिप रहे हैं। शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, बस गौर से पढ़ना है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करना है, बस ये मैं आपसे कहूंगा। क्योंकि वह परंपराओं को ज्यों का त्यों स्वीकारती है, वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। ये सही लग रहा है। सेकंड वन, सेकंड हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, परंपराओं को रूप देती है, ये भी गलत चीज है। रीति रिवाज की परिचायक है, तो मोस्टली नवीनता लाने की बात है। सेकंड ठीक है। शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है? सांस्कृतिक सांस्कृतिक और शिक्षा की बात हो रही है। अब देखो, अब हमने क्वेश्चनों को पढ़ा, अब वापस अब हम पैराग्राफ पे जाते हैं। मैंने क्या कहा, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैराग्राफ पे जाएंगे। अब देखिए हम पैराग्राफ पे जाएंगे और देखना कैसे आंसर हमारे निकलने शुरू हो। संस्कृत शिक्षा एक सृजनात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य है। वह एक तरफ मौखिक एवं लिखित सांस्कृतिक परंपरा की वाहक होती है। तो मिल गया ना आंसर हमें सांस्कृतिक परंपरा का। सांस्कृतिक परंपराओं की जो वाहक कौन है? शिक्षा। किंतु दूसरी ओर वह संस्कृति की निर्मात्री भी है, शिक्षा, क्योंकि यह प्रचलित संस्कृति में कुछ नया जोड़ती है। मिल गया आंसर, नया जोड़ने वाली बात का भी, तथा कुछ पुरानी चीजों को गढ़ती है या उनका स्वरूप बदलती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इसलिए शिक्षा सबसे पहले नए युग के लिए नई संस्कृति विकसित करने का कार्य करती है, काम करती है। वह समाज में प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों को जारी रखने के पहले उनके औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा भी देती है। संस्कृति कर्म के रूप में शिक्षा को देखने से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृति न तो एकाकी है, इसका भी आंसर मिल गया, और न उसे बाहरी प्रभाव से रोका जा सकता है, और न प्रभाव दूसरे समाज पर पड़ने से बचाया जा सकता है, न उसका प्रभाव। संस्कृति अपने स्वभाव में आदान प्रदान की प्रक्रिया है, ये भी मिल गया आंसर। यह हमेशा प्रगतिशील और ग्रहणशील है, ये भी मिल गया आंसर। अब देखो सारे हम जो पढ़ के पेपर को पढ़ के जब गए, अब देखो पहला वाला आंसर पृथक रूप से देखा जाए, धर्म से जोड़कर देखा जाए, अलग करके देखा जाए, शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए, सही मिला। अब वेरीफाई हो गया। ये शाब्दिक के आदान प्रदान, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें आदान प्रदान का जिक्र ही नहीं हुआ है कहीं भी। गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? प्रगतिशील, मिल गया, साफ तो मिल रहा है। एक प्रत्यय, कोई भी संस्कृति की देश काल के सापेक्ष होती है, वाक्य से आते हैं। संस्कृति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती। देश, संस्कृति और देश में घनिष्ठ संबंध है। संस्कृति स्वयं समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है, तो घनिष्ठ संबंध है देश और संस्कृति के बीच में। ये सब आ चुकी चीजें पीछे। औचित्य, परंपरा को औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन दे रहा है? बताइए आप। शिक्षा। बहुत साफ क्लियर है, तथा हो गया। संस्कृति शिक्षा की निर्मात्री है, क्योंकि नहीं, वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता ला रही है। नवीनता ला रही है। और ये संस्कृति। अब मुझे बताओ, इस पूरे पैराग्राफ के सारे आंसर हो गए 9 की 9। कहीं कुछ पढ़ना पड़ा है क्या? हमें कुछ स्पेशल हो रहा है? बताइए। और कितना में इतना तो समझा के करने में मुझे टाइम लग रहा है, वरना तो समय नहीं लगेगा आपको। तो मैंने क्या कहा है आपको, हमें कैसे करना है?
समझ लीजिए आपके 15 नंबर तैयार हैं आज, कुछ भी नहीं करना, बुकों को उठा के रख दो एक तरफ को, उनको कुछ नहीं पढ़ना है। ये जो संधि समास अलंकार और भेद विभेद में सब लोग लगे पड़े रहते हैं ना, हम लोग वो नहीं करना है हमें। तो मैंने आपको जो ट्रिक दी, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बहुत से क्वेश्चंस हमारे 2, 4, 5 तो वैसे ही लग जाएंगे बिना पैराग्राफ पढ़े। कुछ क्वेश्चनों में डाउट आएगा हमें, उसके लिए हम जैसे ही पैराग्राफ पढ़ेंगे सेकंडों में सबके लिए पूरा पैराग्राफ फिट, 15 नंबर हमारी झोली में बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को अभी? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ टफ नहीं है। अब देखो, अब एक आ गया 5 क्वेश्चन इस पर है, पद्यांश पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे 1 सेकंड दीजिए, गर्जना 1 सेकंड दीजिए। कुसुम मैडम जी माइक को ऑफ कर लीजिए। तो ये तो हम लोगों का बहुत फेमस पढ़ा हुआ है, कलम कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी। ये तो सबने पढ़ा होगा, बुक में है। ये कौन सी क्लास की में है शायद, पता नहीं मुझे, तो 3री 4थी या कौन सी क्लास में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज मैं बताता हूं आपको, शिक्षा, संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या आलोचनात्मक दृष्टिकोण पर ही आधारित गद्य या पद हमारे आते हैं। और ये कहां से आते हैं ये भी हम आपको और बता दें। हमारी एनसीईआरटी की 3 से लेकर 5 तक की प्राइमरी के लिए, जूनियर में 6 से 8, कैसे ये मान लीजिए कि जो हिंदी की जो बुक्स हैं मोस्टली उन्हीं में से उठा रखे होते। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं हो रही है, वहीं से उठा रखे, ये भी आप ध्यान करें। पैराग्राफ भी मिल जाएंगे, आपको ढूंढोगे ना, आप गौर से जाओगे। पर कमी वही है कि हम लोग इतना उस पर गौर देते ही नहीं है। कोई 4-5 पेजों का कोई चैप्टर है, वो तो उसमें से बीच में से उठा ली 5 लाइन, ले ली, उसने अनसिन हो गया। लोग हमारे लिए वही अनसिन दिख रहा है, वही है। तो ये क्वेश्चन जैसे उठा रहा है वो, तो इसका स्टैंडर्ड वो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड सेकेंडरी लेवल करेगा। सिलेबस आपका वही होगा, बट वो पहले ही मेंशन कर चुका है सेकेंडरी स्टैंडर्ड होगा। थोड़े क्वेश्चनों को थोड़ा सा वो घुमा फिरा के बनाएगा, सिलेबस वगैरह वही रहेगा। तो अब देखते हैं, इसका भी शुरुआत करते हैं। पद्यांश में सिंहनाद शब्द से आशय है, तो आप सिंह की गर्जना, ललकार, सर ललकार भी हो सकता है, सिंह की गर्जना भी ललकार है। गर्जना यहाँ आशय अलग है। देखिए अभी तो हम लोगों ने वो करना भी शुरू नहीं करा है, जो पढ़ भी नहीं रहे, अभी तो वैसे ही देखेंगे। पहले कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या आशय है। हमने अभी ये लिख के चल दिए, कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या आशय है। बस सीधा दिख रहा है, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, बस। लिखने की अपेक्षा बोलकर गुणगान, ये कोई मतलब थोड़ी है, ये तो नॉनसेंस है चीजें। जिसका कुछ अलग सा सेंस आता है, उसकी फीलिंग होती है, जो थोड़ा भारी होती है बात, जिसमें वैल्यू होती है बात में, समझ लो वही आंसर है। मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ कि हमें कैसे ढूंढना है, जो कुछ भारी है, जिसमें कुछ फील है, कुछ डिफरेंट है, कुछ यूनिक है। तो एक आम से ऑर्डनरी सी लिखने वाली लैंग्वेज जो दिख रही है, वो आंसर आपका नहीं हो सकती। तो साफ साफ है, लिखने की अपेक्षा बोलकर गुणगान किया जाए, जय जय नाकारे लगाए जाए। ये कोई ये इनमें दम ही नहीं है, इन वाक्यों में दम ही नहीं है।
प्रशंसा के शब्द लिखे जाएं। इनमें किसी भी इन तीनों वाक्यों में दम है क्या, जो इसमें दम है इस वाक्य में? नहीं, किसी में नहीं है। बस यही चीजें खोजनी है। मैं क्या कह रहा था आपसे कि संस्कृत में बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, सर कैसे हम करेंगे उसको। अरे मैं वो ट्रिक दूंगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसकी वैल्यू को पहचानना है, उसकी लैंग्वेज को पहचानना है, कैसे क्वेश्चंस के आंसर हमें निकालने हैं। बहुत ज्यादा उस पर आपको पीएचडी नहीं करना है, स्कॉलर नहीं होना है इसका पूरा, वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। वैसे ही आ गया पुण्यवेदी, लघुदीप, लाल शिखाएं, जलास्थियां। जलास्थियां सर जलास्थियां। बाकी तो उस तरह की दी है, ये अस्थियां जलाने की बात हो रही है। तो अभी ये आप देख रहे हैं इन सब में क्या हो रहा है, लघुदीप, लाल सब, हाँ, और पुण्यवेदी, इन सब में क्या है, ये क्या है, और इसमें नहीं है। विशेषण बता रहे हैं, विशेषण विशिष्ट की तरह से हो रहा है। ठीक है, एक संबंध है कुछ ना कुछ। चलिए, इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? देश प्रेम। बस भाई, पाखंड विरोध, समाज सुधार, प्रकृति प्रेम, ये सब चीजें अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे। फिलहाल तो हमारा ये टिक चल रहा है। छिटकाई जिनने चिंगारी, जिनने राजनीतिक तो छिटका नहीं रहे चिंगारी, अध्यापक भी नहीं है इसमें, ऐसा हमारे लिए सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है। हाँ, तो वो तो भाई उन्हीं के लिए बात हो रही होगी कहीं ना कहीं। तो स्वतंत्रता सेनानी है, वैसे स्वतंत्रता सेनानी भी है। निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। यह भाव चढ़ गए पूर्ण वेदी पर लिए बिना गर्दन। रही विडोल, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, यही साफ दिख रहा है। अब जरा इसको पढ़ के भी यदि देखें, अब आप देखो, अभी हमने कुछ पढ़ा क्या पैराग्राफ? अभी नहीं पढ़ा। अब ये देखो, सारे प्रश्नों के तो ज्यादातर हमने जवाब दे दिए। अब पढ़े या ना पढ़े, मैंने क्या कहा था आपको, मैंने 15 मिनट में 60 क्वेश्चन करे थे हिंदी और संस्कृत के। तो कैसे करे होंगे? ऐसे ही करे थे, बस लिया और उठा के लगाता चला गया। तब मैंने समझा कि यार जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, इसको तो पैराग्राफ को ये देता ही नहीं है, इसके बेस पे वो इतना ज्यादा कुछ डीप देता ही नहीं है कि उसके लिए इतना पढ़ा जाए। लेकिन अक्सर हम लोगों की एक हैबिट है, हम जाति शुरुआत क्या करेंगे, पढ़ो पैराग्राफ पढ़ते हैं, पूरा पढ़ो इसको कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, तूफानों में एक किनारे, जल जलकर बुझ गए इसी दिन, मांगा नहीं इसलिए मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लघु लपट दिशाएं, जिन्हें सिंहनाद से, जिनके सिंहनाद से सहनी धरती रही अभी तक डोल। सिंहनाद, सिंहनाद मतलब समझ गए होंगे ना तो आप, ललकार, ललकार। कलम आज उनकी जय बोल, तो साफ साफ हो गया ललकार। अब यदि हम इनके प्रश्नों के आंसर देखना शुरू करते हैं, एक सेकेंड, हमने देखा यानी बिना पैराग्राफ भी हमने कितनी आराम से क्वेश्चनों के आंसर हम ढूंढ पा रहे हैं। देश के लिए समर्पित लोग, सीधा जलास्थियां जो भिन्न है पहचान रहे हैं उसको, देश प्रेम की भावना, स्वतंत्रता सेनानी,
और जो चढ़ गए, मुझे आप देखो बिना पढ़े भी वही आंसर था, पढ़ के भी वही आंसर था, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? बताइए। नहीं सर। नहीं तो अब सोचो, और कौन सी किताब की जरूरत पड़ रही है हमें यहाँ। और मुझे लगता है जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब यहाँ पर, आप ऐसे पढ़ के तो देखिए, मैं कहता हूँ 101% सबके 25 से ऊपर मार्क्स होंगे। अभी ये 15 नंबर का कंटेंट है, 15 नंबर का और जब मैं आपको देने वाला हूँ, मुश्किल से 3-4 क्लास में पूरी हिंदी खत्म कर देंगे हम लोग। कुछ है ही नहीं हिंदी में, बेकार विचलित हैं लोग, इतना परेशान है कि कैसे होगा भाई, कैसे पढ़ेंगे, क्या कंटेंट पढ़ेंगे, कौन सी बुक पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ना। और ये आपके पेपर है, 2024 का पेपर है, मैं भी ये जो मैंने उठाया है। अब आइए इसी का, अब ये है भाग 5। देखो वो भाग 4 था, ये भाग 5 है, हिंदी सेकंड, यानी जो हिंदी को एज ए सेकंड लैंग्वेज लेंगे वो इसको करेंगे 121 से। लेकिन हम तो फर्स्ट लैंग्वेज लेने वाले हैं, तो हमारे में तो एक पोइट्री एक प्रोज आएगा। क्लियर है ये? सर। लेकिन मैंने इसको भी इंक्लूड किया है, इसलिए केवल प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना हम लोग। भाई प्रैक्टिस में कौन सी कोई बुराई है क्या? हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, नहीं सर, पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। इसलिए मैंने इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको भी मैंने ले लिया, जिसमें दोनों गद्यांश हैं। तो प्रैक्टिस के लिए तो ये भी एक अच्छा पार्ट है कि हम इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके भी क्वेश्चंस को प्लीज माइक को थोड़ा ध्यान रखिए। अब यहाँ आगे देखते हैं। अब देखिए, पहले हम पढ़ नहीं रहे हैं, वैसे ही देखते हैं, पहले पैराग्राफ पे चलते हैं। विद्यालय का परिवेश कैसा होना चाहिए? 4 चौथा सर, स्वतः अधिगम को बढ़ावा देने वाला सर। 4 सर। भाई देखो, प्रभावपूर्ण बात कौन सी है? ये तो नॉर्मल है, पढ़ाना सिखाने वाला, लिखाना सिखाने वाला, जानकारी देने वाला, ये तो नॉर्मल सी बात है ना। विच वन इज यूनिक एंड डिफरेंट, मतलब वेटेड जो बात है। मैंने आपको एक टेक्निक दी है, आपको क्या करना है, तो वेटेड जो है, थोड़ी सी अच्छी जो वेटेड जो सेंटेंस है, पहले उसकी तरफ हमें कंसर्न करना है। बाद में मैच कर लेंगे, ऊपर से आगे से सब चीजें देख लेंगे, वो सब बात की चीजें हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल में तो हमारा ये आंसर बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यालय के संदर्भ में कौन सी बात सही है? विद्यालय से अधिगम को प्रेरित नहीं करते, तो गलत बात कह दी इसने सर। 3rd वन, शिक्षा जैसा कार्य संभव नहीं। अरे वाह, क्या गलत कह रहा है? जुड़ी नीतियों का कारण नहीं करते सर, यही सही है, बस यही सही है। धर्म, किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं है। यही तो बस, सारे हैं नहीं, बहुआयामी प्रभाव नहीं डालते। ये भी बहुआयामी होना चाहिए, बहुआयामी तो होना चाहिए। ये वाला पार्ट कौन सी बात सही नहीं है? क्योंकि किसी धर्म विशेष पे नहीं डालते। हाँ, बस मुझे आपको कैसा इसने घुमा कर क्वेश्चन बनाने के लिए दिया है, लेकिन फिर भी सारा निगेटिव दिया जिससे कि लोग कंफ्यूज हो जाए। वो नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से कर पाएंगे। संस्कृति को पोषित करने वाली बन सकती, बच्चों के लिए किस प्रकार से किस प्रकार से संस्कृति को पोषित करने वाली बन सकती है? सर पहला वाला कार्यक्रमों को आयोजन करके, तरह से सूचनाएं दे करके। ये तो इतना भारी नहीं लग रहा है हमें, नामांकन बढ़ा करके, कौशल, पहला है कार्यकलापों का आयोजन करके। अब आगे बढ़ते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करनी नहीं है ज्यादा। गद्यांश के अनुसार शिक्षार्थी को भय से मुक्ति दिलाने का कार्य किसका है? शिक्षा। बस कौन सा शब्द भिन्न है? स्वतंत्र, शिक्षा, संस्कृति, समाज। स्वतंत्र।
देखो शिक्षा, संस्कृति और समाज कहीं ना कहीं सब जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र बिल्कुल अलग शब्द है, ठीक है। वैसे भी ये अपने आप में एक तरह से क्या बोले इसको हम, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, नाउन है एक तरह से ये, ठीक है। और लेकिन ये स्वतंत्र जो है ये क्या है, ऑब्वियसली बस वो ऐसे भी दे रहा है ना आपको, उसका सेंस भी होना चाहिए ना क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो जनतांत्रिक, और देखिए एक चीज और देखिए, हर एक दूसरा संस्कृति का संवर्धन, दूसरा है वो, दूसरा ऐसा कि कौन भिन्न है, सेकंड इसका। तो जनतांत्रिक समाज के लिए किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता होती है, संस्कृति का संवर्धन करने वाली, संस्कृति का संवर्धन करने वाली जनतांत्रिक, तो वही होगा। जनतांत्रिक में कौन सा प्रश्न है, अब जरा इनके क्वेश्चनों के आंसर भी मैच करके देखे हैं। एक स्वतंत्र और जनतांत्रिक समाज के लिए सामान्य संस्कृति को पोषित करने वाली उच्च स्तरीय शिक्षा, तो आ गया इसका आंसर जनतांत्रिक समाज का। कौन है वो, शिक्षा। ये तभी संभव है जब शिक्षा बहुत से कार्यकलापों का आयोजन करे, उसको संस्कृति को पोषित करने वाली कार्यकलापों का आयोजन का आंसर मिल गया हमें। ये सब विद्यालय यही संस्था में संभव हो सकता है। ये सब कहाँ पोषित हो सकते हैं, विद्यालय में, विद्यालय में। ठीक है, विद्यालय शिक्षा से जुड़ी नीतियों को कार्यान्वित करते हैं, शिक्षा से जुड़ी, ताकि धर्म से जुड़ी। ये धर्म वाली बात कर रहा था, हट गया, वो मिल गया आंसर। जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में शिक्षा एक विशिष्ट स्थान है। यह मानव जीवन के लिए विभिन्न पक्षों को बहुआयामी प्रभाव डालता है। सब मिल गए सारे आंसर। शिक्षा कार्य शिक्षार्थी को भय से मुक्त करना, शिक्षा शिक्षा का उदाहरण बच्चों को जानकारी देना, लिखना पढ़ना सिखाने तक सीमित रखने की बजाय स्वतः ही सीख ले। अर्चना मैम जी अपना माइक बंद कर लीजिए। अर्चना मैम अगर मेरी बात सुन रही है तो अर्चना मैम प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, क्लास डिस्टर्ब हो रही है मैम जी। आप देखेंगे सारे प्रश्नों के आंसर हमने बिना पैराग्राफ पढ़े दिए, और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिला कि जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ता पैराग्राफ। हम 3 पैराग्राफ के आंसर दे चुके हैं अभी तक, और अभी तक एक भी ऐसा नहीं मिला है हमें पैराग्राफ जिसमें कि हमें बहुत ज्यादा स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत पड़ रही है, या उसको पहले पढ़ के तभी हम आंसर दे पाएंगे, या उसके बिना हमारा काम ही नहीं चलने वाला है। तो सोच के देखो कि वहां यदि हम चले गए पेपर का आंसर करने के लिए, यदि पढ़ा भी नहीं तब भी बना देंगे हम आंसर। और ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों से मैंने उठाए हुए पेपर है। ये भी ना सोचे कि ये एक पेपर से, दोनों से है, ये दोनों से है। ठीक है, आगे चलते हैं। विभिन्न, ये उसको नहीं पढ़ते, सीधा आंसर पे जाते हैं। सुदीर्घ का अर्थ है बहुत लंबा, लंबा, वैसे ही पता लग रहा है। हाँ। और ये मतलब ही नहीं। ठीक है, गद्यांश के अनुसार संस्मरण क्या है? स्मृतियों का संकलन। दूसरा स्मृतियों का संकलन। इसकी डेफिनेशन भी होती है संस्मरण की। संकलन जो है, कुछ साहित्यकार संस्मरण के माध्यम से क्या व्यक्त करते हैं? संघर्षशीलता, मानवीय सरोकार, वैज्ञानिक, समाजवादी दृष्टिकोण। बस देखो, अभी तो हम बिना पढ़े कर रहे हैं। भिन्न शब्द समूह की पहचान करें, फिर वही आ गया, बार बार आ रहा है ऐसा क्वेश्चन। व्यापक यथार्थ, जीवन यात्रा, सुदीर्घ परंपरा, अंतरंग छवि। तो सब में एडजेक्टिव आया तीनों में। तीनों में जीवन यात्रा, व्यापक यथार्थ, तो जीवन यात्रा अगर वो एडजेक्टिव के बेस पे क्वेश्चन बना रहा है वो ऐसा, ये ध्यान रखिए। बस संस्मरण के साधारण से लेकर महत्वपूर्ण पात्र और प्रसंग शामिल होते हैं।
क्योंकि इसमें जीवन में आने वाली किसी भी पात्र प्रसंग घटना का चित्रण होता है। साधारण साहित्यकार लिखे जाते हैं, विशिष्ट साहित्यकार द्वारा लिखे जाते हैं, विशिष्ट घटना पत्रों का चित्रण होता है। तो पहला ही बस प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के बारे में है? प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की संस्मरण की तो बात हो रही है। क्वेश्चन में संस्मरण आया था। संस्मरण के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है? संस्मरण में साधारण और विशिष्ट हर तरह के प्रसंग शामिल होते हैं। सही है सर। वो यही बात, इसी बात को अभी कह भी रहा है। मतलब प्रश्नों में से आंसर मिल रहे हैं। अब देखिए प्रश्नों में से आंसर। अब यदि इसको वापस जाके देखें, विभिन्न भाषाओं में साहित्य की विशिष्ट विधा के रूप में संस्मरण महत्वपूर्ण स्थान है। मिल गया आंसर, विशिष्ट विधा के रूप में। हिंदी में भी संस्मरण लिखने की एक सुदीर्घ परंपरा, यहाँ भी आंसर। जन मन की जीवन यात्रा की अंतरंग छवियों को संस्मरण कहते हैं। जन मन की जीवन यात्रा, ये भी आंसर मिल गया हमें। अंतरंग छवियों को संस्मरण कहते हैं। संस्मरण में जीवन में आने वाले व्यक्तियों, पात्रों, स्थानों, घटनाओं, ये भी आंसर मिल गया हमें। इसलिए इसमें साधारण और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण पात्र प्रसंग शामिल होते हैं, यहाँ भी आंसर मिल गया। सारे मतलब सीधे रख रखे हैं उसने। साहित्य अपने संस्मरण को व्यापक यथार्थ में ही जोड़कर रखते हैं, तो कई बार उसमें अपनी कल्पना का भी फुट भर देते हैं। साहित्यकार अपने संस्मरण के माध्यम से मानवीय सरोकारों को अभिव्यक्त करते हैं। अब सारे देख लो, सारे के सारे आंसर आपको साफ दिख रहे हैं। 131 का सर फिर सेकंड हो गया सर। 131 का सर सेकंड हुआ ना, फिर मानवीय सरोकार। हाँ, मानवीय सरोकार, हाँ ये ठीक है। ये थोड़ा सा, ये मैंने कहा ना, कोई जब आप रिपीट करेंगे ना तो थोड़ा सा मिल जाता है आपको। यहाँ भी मिल गया ना ये। जी सर। और बाकी तो सारे हमारे ऑलमोस्ट सब सही आ गए, सब कुछ ठीक है। ये भी आ गया, 133 में भी सही आ गया, और ये संस्मरण आ गया। यहाँ साधारण और विशिष्ट प्रसंग सब आ गया। सर 135 का 4 होगा सर ना, कि रॉन्ग सर? कौन सा वाला सर? 135 का लास्ट वन सर, जिसको रॉन्ग पूछा हुआ है। हाँ ओ सॉरी, उसने सही नहीं पूछा है ना, उससे 4th वन हुआ ना सर? हाँ सही नहीं पूछा है। हाँ तो ये ठीक है, सही नहीं पूछा है ना, हाँ तो सर, सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। सही नहीं वाला ये ध्यान करना, देखो ये भी बहुत जरूरी है। सही ध्यान किया है हमने कि वो उसको देखना है। हम इसको इस समझ के सोच गए कि सही वाला पूछ रहा है, उसको पढ़ाई नहीं करनी थी। वो तीनों सही है, बिल्कुल ठीक है, एकदम राइट। तो देखो जब कोई यदि एक आध दो क्वेश्चन में ऐसा कहीं लगता भी ना आपको डाउट, तो उसकी क्लैरिटी हमें थोड़ा सा बस हल्का सा पढ़ते ही, उसका टच होते ही पैराग्राफ का सारे आंसर बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाते हैं, डिफाइन हो जाते हैं, एकदम क्लियर। तो अब आप सोचिए, अब मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है। इसमें और भी ऐसे हैं, बहुत हैं, इसमें पैराग्राफ्स बहुत हैं, ये आगे हैं, इसमें और बहुत पैराग्राफ्स हैं ऐसे। क्योंकि अब मैं सबको आपको कराऊं, उससे बेटर है कि पहले आप प्रैक्टिस करेंगे फिर डिस्कस करेंगे। जी सर। जी ओके, क्लियर है ना? क्योंकि सब में सेम पैटर्न है। किसी में भी आप चले जाइए, सब में सेम पैटर्न मिलना है आपको। सारे की सारे क्वेश्चन इसी तरह के पैटर्न्स पे कहीं ना कहीं बनेंगे सब। तो मेरा यही है कंसर्न कि अब आपको लोगों को सर जैसे आप क्वेश्चन पेपर भेजेंगे तो उसी के साथ आंसर भेजिएगा। हाँ आंसर बाद में सर, आंसर बाद में भेजिएगा। आंसर मैं बाद में भेजूंगा। देखिए सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस कर लेंगे, अपने पास रखेंगे। तो जो हम 3 तारीख में जो डाउट क्लास रखेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, उसमें 3 तारीख में, हाँ, तो वहां पर हम सब लोग ये छोटी छोटी चीजें जो भी हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम्स आएंगी उनको डिस्कस कर लेंगे। बट मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आपको करना क्या है, केवल सबसे पहले आपको अपने प्रश्नों को सीधा पढ़ना है और उनके आंसर देने हैं।
यदि आप नहीं दे पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उससे बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। जितने आप दे पाए उसमें से 2, 3, 4, 5 का आंसर आप दे पाए, या बाई चांस आप गलत भी दे पाए, तो डोंट वरी, बिल्कुल भी विचलित मत होइए, आप आंसर दीजिए पहले। यदि फिर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, 1-2 में यदि करेक्शन हुआ तो कर लेंगे जैसे अभी किया। जी सर। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं उम्मीद करूंगा कि ज्यादातर आप दे पाएंगे। 1-2 क्वेश्चन में शायद हो सकता है फिर बदल करना पड़े। और 15 के 15 मार्क्स मैं लिख के 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप 15 के 15 मार्क्स अचीव कर जाएंगे इसमें। आप पढ़ने के बाद करने की कोशिश मत करना, वरना वो क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ वो क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। यदि आपने इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ा पहले, नंबर 1 तो आपका टाइम वेस्ट हो गया जो है नहीं। नंबर 2, आपके अंदर 101% एक संदिग्धता, एक एम्बिग्यूइटी ऐसी जनरेट हो जाएगी, आप भ्रम में आना शुरू हो जाएंगे, नहीं आपको दुविधा बननी शुरू होगी। जो आपका ब्रेन यहाँ पर सीधे क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देने वाला है, यदि इसको पढ़ के आप देखना शुरू करेंगे तो वहां पर एक संदिग्धता पैदा हो जाएगी कि अच्छा ये है ये होगा, फिर आप बार बार उसको देखते करते रहेंगे और क्वेश्चन को गलत करिएंगे। तो यहाँ पर आप बिना एक किसी अपने विवेक से जो सही है, जो भारी है, जो मतलब वेटेड सेंटेंस है और जो उसकी कहीं ना कहीं अर्थ सार्थक करता है, वो आपका ब्रेन भी उस पर काम कर रहा होता है। फिर उसको वेरीफाई करने के लिए आपका पैराग्राफ आना, तो वहां जो एरर के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और यदि आप पढ़ के करेंगे तो एरर के चांसेस उल्टे बढ़ जाते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं यही करूंगा रिक्वेस्ट कि सब लोग पहले कोशिश करिए, पैराग्राफ को पढ़े बिना आंसर दीजिए, आप फटाफट आप दे पाएंगे। फिर भी यदि आप नहीं दे पाते, मान लो इसका आप आंसर नहीं दे पाए तो छोड़ दीजिए या अपने विवेक से दीजिए, फिर आगे देते चले जाइए। फिर यदि किसी में डाउट है कुछ भी तो पढ़कर उनको करेक्ट कर लीजिए। ये ही प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, इसके अलावा कोई आप प्रोसेस इसमें अलग से फॉलो नहीं करेंगे, यही कहूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि 15 के 15 नंबर आप लोगों के सब के तैयार हो जाएंगे। कोई अलग से आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लेंगे। में शब्द नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम सब के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, निरंतर एकदम। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ग्रुप के सभी सदस्यों की तरफ से कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल उच्च कोटि का बना रहे, ताकि आपका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे। आप सब लोगों के उससे सब चीजें सही रहेंगी। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि कुछ लोगों का डिमांड रहता है वीडियो का, तो मेरी कोशिश है कि अब के आने वाली जो क्लास है उस तक हम वीडियो का अरेंजमेंट भी कर देंगे और आपको वीडियो भी मिलने लगेंगे। वो ये भी मैं एक प्रयास में हूँ और वो भी बहुत जल्दी ही आपको आपके जो आने वाली क्लास है 3 तारीख वाली क्लास है उससे आपको वीडियो का भी प्रोविजन मिल जाएगा। क्योंकि अब बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं, इधर पढ़ाई भी उधर वो भी सब चीजें, स्कूल भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो टाइम जितना मिलता है मैं मैक्सिमम काम कर रहा हूँ। तो आपको मैं स्वस्थ करूंगा कि अगली क्लास से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके।